हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करंट टैग पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30 मई और 31 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और डेली अपडेटेड करंट के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं तो आप उनको विजिट करते रहिएगा, जिससे आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, 28 मई को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की जन्म वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, वीडी सावरकर जी का जो जन्म वर्षगांठ है उसको 28 मई को उनकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विनायक दामोदर सावरकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने कहा कि देश सदैव इनके योगदान या इनके बलिदान को याद रखेगा। बात करें विनायक दामोदर सावरकर जी के बारे में तो वीडी सावरकर को वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। तो याद रखना है गाइस, महाराष्ट्र के नासिक में इनका जन्म हुआ था। और अगर वहीं बात करें महाराष्ट्र के बारे में तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो भगत सिंह कोश्यारी हैं। और हाल फिलहाल में जो कोविड-19 के सर्वाधिक केस आ रहे हैं वो भी महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। और अगर नासिक की हम बात कर लें तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है और नासिक जो है दोस्तों वो भी महाराष्ट्र का ही एक शहर है। बात करें वीडी सावरकर के बारे में तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1887 की क्रांति को स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। गाइस यहाँ पर गलत दिख गया, 1857 की क्रांति को उन्होंने पहला युद्ध कहा था। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, 1857 की स्वतंत्रता क्रांति को उन्होंने स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। इसको आप करेक्शन यहाँ से कर लेंगे। उन्होंने पुणे में अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना करी थी। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अभिनव भारत सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना कहाँ करी गई थी, तो आपको बताना है पुणे में करी गई थी। और किसके द्वारा करी गई थी, तो वीर सावरकर जी के द्वारा करी गई थी। लंदन में उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। यहाँ से इसको भी याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर बात करें तो विनायक दामोदर सावरकर जी ने जोसेफ मैजनी जीवन कथा व राजनीति नामक पुस्तकों को भी लिखा है। इसको आप याद रखेंगे। उन्होंने 1857 की क्रांति को द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। यानी इस क्रांति के लिए उन्होंने जो पुस्तक लिखी वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, को आप याद रखेंगे। इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में कैद के दौरान हिंदुत्व हु इज़ हिंदू नामक पुस्तक को भी लिखा था। हालांकि वे हिंदू सभा के संस्थापक तो नहीं थे, परंतु वे 1937 से 1943 के बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे थे। वीर सावरकर ने भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में एक निर्मित किए जाने का समर्थन भी किया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व के विकास को भी समर्थन किया था। उनके सम्मान में अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम बदलकर हाल ही में वीर सावरकर हवाई अड्डा रख दिया गया है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है, तो वीडी सावरकर के बारे में। गाइस जितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे वीर सावरकर जी के बारे में वो मैंने सभी यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गवानी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और आपको पिक में दिखाई दे रहा होगा मेजर सुमन गवानी जी, जो कि यहाँ पर इनको अवार्ड दिया गया है। अगर बात करें तो मेजर सुमन गवानी ने दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम किया है। UNMISS के बारे में हम जिक्र करेंगे, इसके फुल फॉर्म के बारे में आपको बताएंगे। उन्हें UNMISS यानी UNMISS के में शांति प्रयासों के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इस अवार्ड के लिए उनको चुना गया है। अगर हम बात करें दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, जिसे हम यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ साउथ सूडान बोलते हैं, इसकी शुरुआत जुलाई 2011 में उस समय करी गई थी जब दक्षिणी सूडान ने सूडान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। अब तक इस मिशन के दौरान 67 संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है। मार्च 2019 में यूनाइटेड नेशंस मिशन ऑफ साउथ सूडान में लगभग 19,400 कर्मचारी कार्यरत थे, परंतु भारत इस जो यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ साउथ सूडान है इसके लिए सैनिक प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश दुनिया का है। आप इसको याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भारत के 2,337 सैनिक कार्यरत हैं और UNMISS में सर्वाधिक सैनिक जो है वो रवांडा से हैं और इसमें रवांडा के 2,750 सैनिक कार्यरत हैं। गाइस इससे भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। जैसे अगर बात करें कि सूडान, तो गाइस
सूडान की जो राजधानी है वो खार्तूम है। अगर बात करें दक्षिणी सूडान की राजधानी के बारे में तो इसकी राजधानी जूबा है। 2011 में सूडान से अलग हुआ था दक्षिणी सूडान और यूएनओ का 193वां देश बना था जो कि वहाँ रजिस्टर्ड हुआ था। और वहीं अगर रवांडा की कैपिटल की बात करें तो रवांडा की कैपिटल जो है वो किगाली है। जी को 26 मई 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चार धाम परियोजना के तहत चंबा टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किया। आप इसको याद रखेंगे, चार धाम परियोजना के तहत किस टनल ब्रेक थ्रू इवेंट का आयोजन किया गया, तो वो है आपका चंबा टनल। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, चंबा टनल के ब्रेक थ्रू इवेंट का उद्घाटन किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो आपको बताना है चार धाम परियोजना के अंतर्गत। देखते हैं चार धाम परियोजना है क्या। इस चार धाम परियोजना महामार्ग विकास योजना इसका पूरा नाम है, आप इसको याद रखेंगे। चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना भी इसको भूल सकते हैं। इसकी आधारशिला 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में उत्तराखंड में लगभग 12,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ इस 2 लेन वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अगर बात करें तो चार धाम मार्ग जो है वो ऋषिकेश से उत्पन्न होता है। चार धाम राजमार्ग नेटवर्क जिसमें 4 पवित्र स्थान आते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनको मिलाकर चार धाम बोला जाता है। को जोड़ने वाले 4 अलग अलग मार्ग हैं। इस परियोजना में 2 सुरंगें होंगी, 116 बड़े और छोटे फ्लाईओवर और कई पुलिया और बाईपास सड़कें शामिल हैं। तो सब मिलाकर चार धाम मार्ग बना रहा है। अगर बात करें चंबा सुरंग क्या है, तो चंबा सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर VRO जिसे हम बोलते हैं सीमा सड़क सुरंग संगठन, यानी बोल सकते हैं बॉर्डर रोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉर्डर बोर्ड द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में चंबा शहर हिल स्टेशन के नीचे ऋषिकेश धरासू मार्ग पर खोदा गया है। तो यह सुरंग जो है वो चंबा शहर में भीड़ भाड़ से भी बचाएगी और क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास के रास्ते भी खोलकर रखेगी। तो चंबा सुरंग भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट राज्य का नाम पूछा जा सकता है, किससे संबंधित है, तो आपको बताना है चार धाम परियोजना से संबंधित सुरंग है। चलिए गाइस हम कुछ डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय हॉकी के दिग्गज बलवीर सिंह दोसांझ जो कि हैं बलवीर सिंह सीनियर के रूप में इनको जाना जाता है। उनका 96 वर्ष की आयु में पंजाब में निधन हो गया। वह भारत के सबसे पुराने जीवित ओलंपिक विजेता थे। आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बलवीर सिंह दोसांझ की बात करें तो बलवीर सिंह दोसांझ का जन्म 31 दिसंबर 1923 को हुआ था। उनका जन्म पंजाब के हरिपुर खालसा में हुआ था। आपको इसको याद रखना है। पंजाब की कैपिटल गाइज चंडीगढ़ है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। भारतीय भूउद्योग कंपनी ITC ने हाल ही में घोषणा की है कि कंपनी अपना सबसे बड़ा अधिग्रहण करने जा रही है। अगर हम बात करें मुख्य बिंदुओं पर तो ITC ने मसाला निर्माण कंपनी सनराइज फूड्स में 100% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक समझौता किया है। यह सौदा लगभग 2000 करोड़ रुपए का होगा। कोलकाता स्थित सनराइज फूड्स ने पिछले साल लगभग 600 करोड़ रुपए का कारोबार किया और पूरी भारत के बाजार में मैंस की व्यापक उपस्थिति को दर्ज कराया। ITC की बात करें तो ITC के चेयरमैन वर्तमान समय में संजीव पुरी हैं। चलिए ITC के बारे में कुछ और फैक्ट हम जान लेते हैं। ITC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। 2018 में ITC का राजस्व 47,262 करोड़ रुपए था। अगर बात करें तो ITC में 30,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 50 अरब डॉलर के आसपास का है और इसके चेयरमैन मैं बता ही चुका हूँ पहले, संजीव पुरी हैं। चलिएगा इस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। नासा के लिए SpaceX की ऐतिहासिक पहली मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान 27 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे गाइज हम बोलते हैं ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होने वाली थी, पर इस मिशन को खराब मौसम के कारण जो है शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अगर बात करें तो इस मिशन को डेमो 2 कहा जाता है और यह नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों बॉब बैकनहैम और डग हर्ले को इस कक्षा में लॉन्च कराएगा। SpaceX के क्रू ड्रैगन, इसको याद रखना है, अंतरिक्ष यान का नाम जो है वो क्रू ड्रैगन है। इसका उपयोग एक फॉल्कन 9 रॉकेट के उपयोग के साथ किया जाएगा। 2011 से नासा ने अपने सभी अंतरिक्ष यात्रियों को रूस के 7 सोयूज़ कैप्सूल के माध्यम से भेजा था। लेकिन अगर बात करें SpaceX के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वहीं अगर बात करूं तो SpaceX के जो संस्थापक हैं वो एलन मस्क हैं और इन्होंने इस प्रकार के रॉकेट्स को टेक्निकल रॉकेट्स या हम बोल सकते हैं न्यू डिज़ाइन के रॉकेट्स को बनाया है और जिसके कारण जो रॉकेट्स हैं वो दोबारा से लॉन्च कराकर किसी भी उपग्रह को दोबारा से बोल सकते हैं लैंड हो सकते हैं अपनी धरती पर। तो इस प्रकार के टेक्निकल रॉकेट्स का यूज़ कर रहे हैं SpaceX। चलिए SpaceX के बारे में हम समझ लेते हैं।
स्पेस एक्स एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना एलन मस्क के द्वारा 6 मई 2002 को की गई थी। एलन मस्क स्पेस एक्स के वर्तमान सीईओ हैं। इस अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष परिवहन की लागत कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना है। कई जगह आप एलन मस्क पर उनकी बायोग्राफी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने बना रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा उनकी बायोग्राफी पर वो वीडियो है। चलिए गाइस, स्पेस एक्स ने फॉल्कन रॉकेट्स की श्रृंखला तैयार करी है। और गाइस आपको बता दूं, दुनिया का सबसे भारी उपग्रह जो कि भेजा था अंतरिक्ष में वो एलन मस्क ने ही भेजा था। उसका नाम फॉल्कन हैवी था, तो आप उसको भी याद रखेंगे। अंतरिक्ष परिवहन की लागत को कम करने के लिए स्पेस एक्स ने रीयूजेबल रॉकेट्स यानी पुनः इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट्स निर्मित किए हैं। गाइस 2016 से पहले क्या होता था कि रॉकेट्स जो कि इस सैटेलाइट को लॉन्च कराता था वहीं पर नष्ट हो जाता था, उससे फिर समुद्र में गिराया जाता था, वो भी काम का नहीं रहता था। लेकिन अब जो रॉकेट्स हैं वो सैटेलाइट को लॉन्च कराने के बाद पुनः लैंड होते हैं धरती पर और उनको पुनः प्रयोग में लाया जाता है, जिससे जो इन्वेस्टमेंट होता है, खर्चा होता है, वो बच जाता है और उस रॉकेट को हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। इन रॉकेट्स के अधिकतर हिस्सों को अन्य लक्ष्य में भी इस्तेमाल किया जाता है। चलिए गाइस, हम बात की रूस ने अपने पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो कई रूस की राजधानी यहाँ पर मॉस्को है और उसके वर्तमान में अगर बात करें हम राष्ट्रपति की तो व्लादिमीर पुतिन हैं। और अगर बात करें उनके प्रधानमंत्री के बारे में तो उनके प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। मुख्य बिंदुओं की हम बात करें तो रूस वर्तमान में अपनी सेना का बहुत तेज़ गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। अगर बात करें तो इसकी ही एक उन्नति है, यह बम बरसक विमान सुखोई Su-57 सुपरसोनिक फाइटर जेट के बाद दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। तो अगर बात करें तो सुखोई जो सीरीज है उसी की ये दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, जिसका नाम गाइस ऊपर आपको बताया गया है। इसका नाम है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। ये उनका प्रोग्राम है जिसे हम PAK पकड़ा के नाम से भी जान सकते हैं। और उन्होंने अपना पहला क्या बनाया तो स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। किस श्रेणी पर आधारित है तो इस सुखोई की जो सेकंड श्रेणी है उस पर ही आधारित है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 27 मई 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के विशेष बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की बैठक में शामिल हुई। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं और पहली बोल सकते हैं हम पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री भी हैं और भारत की। चलिए गाइस, हम देखते हैं मुख्य बिंदुओं पर। जिन नेताओं ने बैठक में भाग लिया उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव किया। इस बैंक ने अब तक अपने सदस्य देशों में 55 से अधिक परियोजनाओं के लिए $16.6 बिलियन की मंजूरी प्रदान करी है। अगर बात करें तो ब्राज़ील के मार्कोस ट्राइजो को बैठक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे पूछा जाए तो न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के पद पर किसको नियुक्त किया गया तो मार्कोस ट्राइजो को कहाँ के हैं, ये ब्राज़ील के हैं। चलिए बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। तो इस बैंक की स्थापना 2014 में ब्रिक्स के सदस्य देशों रूस, ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और चीन के द्वारा करी गई थी। गाइस हम बात कर लें, यह बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाता है। यह वैश्विक विकास को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करने के लिए काम करता है। अगर बात करें तो इस बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन के पास थी। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसने $4.183 मिलियन की 14 भारतीय परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करी है। इस बैंक ने विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और एशियाई बुनियादी ढांचा निवेश बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हैं। अगर बात करें ब्रिक्स तो ब्रिक्स अस्तित्व में आया जुलाई 2006 में और शुरुआत में इसमें केवल 4 ही देश थे। अगर हम बात करें तो ये पहले ब्रिक था, लेकिन 2009 में एक सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में तो उसमें साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया जिससे ब्रिक्स बना। तो इसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी 5 देश क्लब वर्तमान समय में शामिल हैं। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। प्रतिवर्ष 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भूख दिवस हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। इसको आप याद रखेंगे, 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे मनाया जाता है। अगर बात करें इसके इम्पोर्टेंस के बारे में तो संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। इससे 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा जो कि अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 2050 तक 2 बिलियन लोग गरीबी के दायरे में आ जाएंगे और उन्हें भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो यूएनओ का ऐसा मानना है, इसीलिए इस प्रकार के दिवस मना करके जागरूक करना यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य है। अगर बात करें तो भूखमरी को खत्म करने के लिए जीरो हंगर का सतत विकास लक्ष्य भी शामिल किया गया है। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से
जो सतत विकास लक्ष्य हैं वो जारी किए जाएंगे कि जीरो हंगर आप रहना चाहिए, कोई भूख से ना मरे, उसके लिए भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। अगर बात करें इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है इस भुखमरी में, तो 2019-20 में भारत ने 281.95 मिलियन टन अनाज का उत्पादन किया। अभी भी भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 69% बच्चों की मृत्यु जो हो रही है वो कुपोषण के कारण हो रही है। और यह डाटा कौन जारी कर रहा है? तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट के द्वारा भारत के लिए प्रदान किया गया है। और गाइस बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि 69% बच्चों की मृत्यु जो है वो कुपोषण के कारण होती है, यानी लगभग 31% बच्चे जो हैं वही सही तरीके से न्यूट्रिशन पा रहे हैं। साथ ही हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लें, जो कि अभी जारी किया गया था, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 102वां है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपको पिक दिखाई दे रही होगी, उस पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले स्थान पर बेलारूस है, पहले स्थान पर इसमें बेलारूस है। और वहीं अगर हम बात करें कुछ और कंट्रीज़ की, तो आप देख सकते हैं सभी कंट्रीज़ को कौन सा स्थान दिया गया है। अगर भारत के वर्तमान परिदृश्य के बारे में हम नज़र डालें, तो विश्व बैंक के अनुसार भारत का मानव पूंजी सूचकांक 0.44 है। इसका मतलब यह है कि एक भारतीय बच्चा अपनी क्षमता के केवल 44% तक ही बढ़ता है, यानी वह 56% तक बढ़ोतरी कर ही नहीं पाता है। और लगभग 55% भारतीय बच्चे जो कि 6 महीने से 23 उम्र के हैं, वो उनमें सब्जियों की खपत भी दोस्तों शून्य है, वो हर प्रकार की सब्जियों का सेवन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही दयनीय है भारत के लिए। उसका एक बड़ा कारण पॉपुलेशन और बेरोजगारी भी है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय क्रिकेट प्राधिकरण ने हाल ही में खेलो इंडिया एथलीटों के खाते में 30,000 रुपये स्थानांतरित कर दिए हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने 8.25 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चलिए हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। खेलो इंडिया को भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। यह योजना खेल व युवा मामले मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। और अगर मंत्री की हम बात करें, तो किरण रिजिजू खेल व युवा मामले के मंत्री हैं वर्तमान समय में। इस योजना का उद्देश्य भारत को एक महान खेल राष्ट्र बनाना है। इस योजना के तहत भारत सरकार 8 वर्ष की अवधि में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत खेल मंत्रालय स्कूल स्तर, कॉलेज स्तर और विश्वविद्यालय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते हैं। अगर बात करें तो खेलो इंडिया यूथ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और अगर हम बात करें इसकी, तो लास्ट का जो खेलो इंडिया का गेम्स हुआ था, लास्ट सेशन इसका 2020 में हुआ था, यानी 10 जनवरी 2020 से लेकर गाइस ये आपका 22 जनवरी 2020 तक आयोजित किया गया था। इसका लास्ट सेशन हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना है, खेलो इंडिया का जो लास्ट सेशन हुआ था वो आपका गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी कहाँ पर है, तो गुवाहाटी आपका असम में है, याद रखेंगे। और गुवाहाटी असम में है। इसके अलावा गुवाहाटी में एक मंदिर भी है प्रसिद्ध, जिसे हम कामाख्या देवी जी का मंदिर बोलते हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और अगर बात करें कौन से स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, तो ये हुए थे आपके इंदिरा गांधी स्टेडियम में मैच कराए गए थे। मैं आपको एक लिस्ट ही बता देता हूं कि इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था। तो महाराष्ट्र इसमें पहले स्थान पर रहा था। आप पिक को जूम करके देखिएगा गाइस, मैं जूम कर देता हूं यहाँ से। देखिए आप, महाराष्ट्र यहाँ पर 2020 में पहले स्थान पर रहा। और आप भी सेशन देख सकते हैं 2019 में पहले दूसरे पर कौन रहा, तो आप देख लेना 18 में कौन रहा, आप इसको देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 27 मई 2020 को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैटबॉट को लॉन्च किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं बुद्धिमत्ता बोलते हैं, भारत सरकार इसके प्रोजेक्ट पर काफ़ी ध्यान दे रही है। बात करें तो इसे पाई का नाम दिया गया है। इस चैटबॉट का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। अगर इसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम बात करें, तो पाई को 24/7 दोस्तों, इसका मतलब है 24 घंटे और 7 दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। यह NPCI उत्पादों के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। अगर बात करें तो उपयोगकर्ता टेक्स्ट या आवाज़ के माध्यम से प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने के लिए उपयोगकर्ता को रुपे, NPCI और UPI की वेबसाइटों का उपयोग करना होगा। वर्तमान में PAI अंग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। इसे जल्द ही अन्य भाषाओं में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों रुपे, NPCI, UPI इन सब के बारे में, तो जान लेते हैं। उससे पहले हम देखते हैं AI आधारित इस चैटबॉट को बेंगलुरु वेस्ट स्टार्टअप कोरोवर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसने इसको बनाया है। अगर बात करें राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे हम बोलते हैं NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है भारत में खुदरा भुगतान से संबंधित कार्यों को अंजाम देता है। इसे RBI द्वारा प्रमोट किया जाता है। RBI के बारे में डिस्कस करें तो RBI का जो हेडक्वार्टर है, इसका पहले फुल फॉर्म हम बता देते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा जाता है इसका फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान समय में मुंबई है। अगर बात करें RBI के बारे में, तो RBI के पहले गवर्नर जो थे वो ओसवानी स्मिथ थे। और RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। बैंकों का जब पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय RBI के गवर्नर लक्ष्मीकांत झा थे।
और पहली बार 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। उसके बाद दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में किया गया था। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आरबीआई के इंपॉर्टेंट हैं। और वर्तमान में अगर बात करें तो आरबीआई की जो चेयरमैन है, तो वर्तमान समय में आपको पता ही है दोस्तों, शक्तिकांत दास जो है वो आरबीआई के चेयरमैन हैं। आरबीआई का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मुद्रा निगमन संबंधी इनके प्रमुख कार्य होते हैं और मुद्रा निगमन प्रणाली को यह अंजाम देता है और भारत की वित्त प्रणाली को भी यह समुचित तरीके से संभालता है। चलिए गाइस, हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट के बारे में। अगर बात करें तो भारत के स्वदेशी पेमेंट कार्ड्स रुपए के विकास में एनपीसीआई की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में इसकी स्थापना गैर लाभकारी संस्था के रूप में की गई थी। रुपए क्या है दोस्तों? रुपए भारत का एक डेबिट कार्ड है जो कि स्वदेशी डेबिट कार्ड्स है। अगर मास्टर कार्ड की हम बात करें तो मास्टर कार्ड जो है वो अमेरिका की कंपनी है। मास्टर कार्ड जो है दोस्तों वो अमेरिका की कंपनी है जो कि भारत में डेबिट कार्ड हमें प्रोवाइड कराती है। मास्टर कार्ड के बारे में मैंने कई सारे क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। अजय बंगा इसके वर्तमान में मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट कुछ एग्जाम में देखा था, मास्टर कार्ड के डायरेक्ट सीईओ पूछे गए हैं और काफ़ी सारा रुपए 5 अरब के आसपास इन्होंने रुपए भी इन्वेस्ट किया है भारत में एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आपको याद रखना है ये सब क्वेश्चन भी। चलिए हम बात करते हैं एनपीसीआई के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करी जाती हैं। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यह है जो कि एक प्रकार का वन स्टॉप बिल भुगतान प्रणाली है, इसको भी ये लॉन्च करता है। भारत क्यूआर कोड एक प्रकार का जो बार कोड होता है और इसे भुगतान में आसानी और इंटरऑपरेबिलिटी के लिए विकसित किया गया है। ये भी एनपीसीआई ही लॉन्च करता है, रेगुलेटर के तौर पर इसे चलाता है। अगर बात करें भीम जैसे एकीकृत भुगतान इंटरफेस के लिए बोल सकते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसको भी एनपीसीआई के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। अगर बात करें आईएमपीसीएस, जिसे हम आईएमपीएस को तत्काल भुगतान सेवा या रियल टाइम इंटरनेट बैंकिंग बोलते हैं, तो इसको भी दोस्तों एनपीसीआई ही रेगुलेटर करता है। अगर हम बात करें फास्टैग के बारे में तो उसको भी दोस्तों टोल प्लाज़ा पर जो कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपको कोई नकदी नहीं देनी पड़ती है, तो ये टोल प्लाज़ा पर जो कि आपके अकाउंट से कटने वाली जो रकम होती है तो फास्टैग प्रणाली के द्वारा ही वो कटती है। इसको भी एनपीसीआई ही देख रहा है या रेगुलेटर कर रहा है। अगर बात करें रुपए, तो ये भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड्स हैं, इसको भी एनपीसीआई के अंतर्गत ही लॉन्च किया गया है। इसके अलावा बात करें यूपीआई, इसको हम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस बोलते हैं, एकीकृत भुगतान इंटरफेस, इसको भी एनपीसीआई ही संभालता है। तो गाइस इस प्रकार के जितने भी ऐप्स हों, चाहे भीम हो, आईएमपीएस हो, फास्टैग हो, रुपए हो, ये सभी को एनपीसीआई के द्वारा ही रेगुलेटर किया जाता है। आप याद रखेंगे, यहाँ से कुछ भी आ जाए एनपीसीआई ही इस प्रकार के ऐप्स को रेगुलेटर करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस ये थे टॉप 11 क्वेश्चन जो कि 28 मई 29 मई की करंट इंसिडेंट पर आधारित थे। गाइस मिलते हैं फिर से एक और करंट की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का।